नमस्कार, मैं किरण चौधरी अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी में अब तक हमने राजस्थान के जो भौतिक विभाग हैं उनका अध्ययन कर चुके हैं। हमने अपना दूसरा टॉपिक लिया था राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु के अंतर्गत अब तक हमने पढ़ा कि जो अपने राजस्थान की जलवायु है, जो भी विशेषताएं राजस्थान की जलवायु रखती है वो ऐसी क्यों है, उसका क्या कारण है कि हम इस प्रकार की है जो जलवायु के अंदर निवास करते हैं। इसके बाद आज है जो हम इसके अंदर आगे अपना लेंगे जलवायु के आधार पर राजस्थान में ऋतुएं। हम देखेंगे राजस्थान में कितने प्रकार की जो है ऋतुएं होती है, उन ऋतुओं की क्या क्या विशेषताएं हैं। और जो सबसे जैसे इसमें हम 3 ऋतु हैं, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु, ये 3 मुख्य ऋतुएं हैं। तो ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु से जो है काफ़ी कम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको हम थोड़ा सा देखेंगे। और वर्षा ऋतु जो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है उसको आज के वीडियो में हम डिटेल से इसका अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जलवायु के आधार पर राजस्थान में ऋतुएं। देखिए मैं ये जो अपन अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं तो इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिस तरीके से हम जो पढ़ रहे हैं उसमें आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, जो भी चीज़ हम अपन लेके चल रहे हैं उसको अपने आसपास से है जो जोड़ करके चलिए। जैसे कई बार ये पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है, 4 फसलें दे दी जाती है और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है। तो बहुत बार आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स जो है रबी और खरीफ की फसल में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको रटने की कोशिश करते हैं। आप रटिए मत, अपने आसपास जो है देखिए कि सर्दी की ऋतु जो है उसके अंदर रबी की फसल होती है। सर्दी की ऋतु में आपने जो है अपने आसपास, अगर आप शहर के अंदर रहते हो तो भी आप गांव में ज़रूर जाते हो, अपने आसपास ज़रूर देखते हो कि जो है सर्दियों में आपने खेतों में कौन सी फसल देखी है, वो कब जो है उगाई जाती है, कब काटी जाती है। गर्मियों में आपने कौन सी फसल देखी है। तो ये रटने की चीज़ें नहीं होती, ये अपने आसपास में ही होती है, अपने पर्यावरण में ही होती है। तो इनको इस तरीके से समझने की कोशिश करिए। ग्रीष्म ऋतु कब आती है, शीत ऋतु कब आती है, वर्षा ऋतु कब आती है, इन महीनों को आप रटिए मत, ध्यान दीजिए। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। कोई भी चीज़ होती है उसको अपने अगर हम आसपास के जो है एटमॉस्फेयर से रिलेट करके चलते हैं तो वो बहुत ही इजी हो जाती है। तो देखिए राजस्थान में मुख्यतः जो है 3 ऋतुएं, वैसे तो जो है 6 ऋतुएं होती है, लेकिन मुख्य रूप से जो है 3 ऋतुएं हैं। हम उनका अध्ययन करेंगे, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। तो देखिए जो ग्रीष्म ऋतु है वो उसका समय होता है मार्च से मध्य जून के मध्य। कब होता है? मार्च से मध्य जून तक जो है अपनी ग्रीष्म ऋतु चलती है। शीत ऋतु कब होती है? मध्य नवंबर से फरवरी तक हमारी जो है शीत ऋतु चलती है। वर्षा ऋतु कब शुरू होती है? मध्य जून में शुरू होती है और सितंबर तक जो है वर्षा ऋतु चलती है। अगर हम बात करें कि जो है ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान का जो है कौन सा जिला सबसे अधिक गर्म होता है, तो जो चूरू जिला है राजस्थान का वो गर्मियों में जो है सबसे अधिक गर्म होता है, यानी वहाँ का जो है तापमान सबसे अधिक होता है चूरू जिले का। अगर मैं बात करूं कि सर्दियों में कौन सा जिला है जो सबसे अधिक ठंडा होता है, जिसका टेम्परेचर सबसे नीचे चला जाता है, माइनस तक चला जाता है,
तो वो भी है चूरू जिला। देखिए हमने पिछले एक वीडियो में देखा था कि जो है अपना चूरू है उसके अंदर जो है वनस्पति काफ़ी कम है और वनस्पति के अभाव के कारण ही वो गर्मियों में जो है अधिक गर्म होता है और सर्दियों में अत्यधिक ठंडा होता है। ये चर्चा हमने अपने लास्ट वीडियो में की थी। अगर वर्षा ऋतु की बात करें तो जो है झालावाड़ जो ज़िला है वहाँ पर जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सबसे गर्म ज़िला चूरू, सबसे ठंडे ज़िले की बात करें तो भी चूरू। अगर ऐसे ज़िले की बात करें जहाँ सर्वाधिक जो है औसत वार्षिक वर्षा होती है तो वो है झालावाड़ ज़िला। फिर हम बात करें कि जो है सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो स्थान की बात करें तो वो स्थान है फलोदी, जहाँ का टेम्परेचर गर्मियों में जो है सर्वाधिक होता है। अगर हम ऐसे स्थान की बात करें जहाँ पर जो है सर्वाधिक ठंड होती है तो वो चूरू जिला है, वो उसका स्थान नहीं है बल्कि माउंट आबू, सिरोही जिले का जो माउंट आबू है वो सर्दियों में जो है सबसे अधिक जो है ठंडा होता है। इसका कारण है यहाँ की ऊंचाई। माउंट आबू राजस्थान का जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर बसा हुआ शहर है और ऊंचाई ही यहाँ के जो है कम टेम्परेचर के लिए जो है जिम्मेदार है, क्योंकि देखिए 165 जो है मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान कम हो जाता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं वैसे वैसे तापमान कम हो जाता है। इस वजह से जो है माउंट आबू सर्वाधिक ठंडा स्थान है। और वर्षा ऋतु की बात करें तो जो है ऐसा स्थान जहां राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा होती है तो वो स्थान है माउंट आबू, जहां राजस्थान की जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। इसका कारण भी जो है ऊंचाई ही है। ऊंचाई की ये आगे हम इसको डिटेल से देखेंगे। सबसे गर्म महीना जो अपने 12 जो महीने होते हैं उनमें कौन सा महीना सर्वाधिक गर्म होता है, तो जून का महीना सर्वाधिक गर्म होता है। जुलाई में जो है अपना मानसून आ जाता है तो कुछ जो बारिश शुरू हो जाती है, इसकी वजह से जो है जून का महीना सर्वाधिक गर्म होता है जिसमें जो है लू चला करती है। अगर सबसे ठंडे महीने की हम बात करें तो जनवरी महीना हमारा जो है सबसे ठंडा होता है। अगर हम वर्षा की बात करें कि कौन सा महीना है जिसमें हमें सर्वाधिक जो है आर्द्रता या वर्षा प्राप्त होती है, तो अगस्त का महीना है। उस महीने में जो है पूरा राजस्थान की औसत बात करें तो अगस्त का महीना है जब सर्वाधिक वर्षा होती है। देखिए उसके बाद हम बात करते हैं सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना, यानी कौन से महीने में है जो सर्वाधिक आर्द्रता होती है। तो आप बताइए कौन सा ऐसा महीना है जब जिसके अंदर है जो मौसम के अंदर जो उस महीने के अंदर है जो जलवायु में आर्द्रता सर्वाधिक होती है। तो वो महीना अगर आप ये ध्यान से सुन रहे हो तो आप ज़रूर बताओगे। अगस्त के महीने के अंदर है जो है अपने वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा सर्वाधिक होती है। अगर मैं पूछूं कि न्यूनतम आर्द्रता कौन से महीने में होती है तो आप कौन सा महीना बताओगे। आप सोचिए कौन सा महीना है जिसमें वायुमंडल में यानी हवा में नमी की मात्रा सर्वाधिक जो है सबसे कम होती है, तो वो महीना होता है हमारा अप्रैल। अब आप ऐसे कहोगे कि अप्रैल कैसे हुआ मैडम, शायद जून या जुलाई होना चाहिए। तो देखिए जो इसका कारण ये है कि अप्रैल से पहले जो है ठंड होती है, दो वायु में ओस की वजह से जो है नमी होती है। जून के अंदर क्या होता है कि मानसून पूर्व की जो जिसको प्री मानसून बारिश कहते हैं, इसकी वजह से जो है हवा में नमी आ जाती है। जुलाई में अच्छी बारिश होती है, लेकिन अप्रैल का महीना ऐसा होता है जिसके अंदर जो है हवा में नमी सबसे कम होती है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा महीना है जब है जो कपड़े आपके सबसे जल्दी सूखेंगे, तो वो अप्रैल का महीना होगा, क्योंकि अप्रैल में जो है हवा में नमी
नहीं होगी। इसीलिए जो देखिए आप बारिश का महीना है उसमें आप अपने कपड़े को सुखाओगे तो वो लंबे समय तक नहीं सूखेंगे और आपको ऐसे लगेगा कि अभी भी वो थोड़ा सा उसके अंदर नमी है। क्योंकि जो है आप अगर उसको छाँव में भी रख दोगे, अंदर भी रख दोगे, तो भी ऐसे लगेगा कि कहीं ये भीग गया। क्योंकि हवा में जो है इतनी नमी होती है कि इसकी वजह से जो है वो कपड़ा आपको नम ही लगेगा। उसके बाद हम जो है वर्षा ऋतु की देखिए बात करते हैं कि किस प्रकार से अपने जो है राजस्थान के अंदर जो है वर्षा ऋतु आती है। भारत में किस प्रकार से आती है वर्षा ऋतु, कब आती है, कौन से जो है मानसून से आती है, इसकी कितनी शाखाएं हैं वगैरह। सामयिक पवन है जो समय के साथ परिवर्तित हो जाती है। मानसून किसे कहते हैं? सामयिक, जो 6 महीने स्थल से जल की ओर चलती है और 6 महीने जल से स्थल की ओर चलती है। भारत के अंदर ये स्थिति है। देखिए पहले भी हमने बात की है कि जो है ग्लोब के ऊपर 3 स्थायी पवने हैं, व्यापारिक पवने, फिर पछुआ पवने और फिर ध्रुवीय पवने। ये अपन ने पीछे भी बात की है। तो ये जो देखिए व्यापारिक ये जो पवने हैं ना, ये क्या है कि किस प्रकार से जो है भारत के अंदर जो है मॉनसून लाने में सहायक है। भारतीय मानसून की उत्पत्ति जून में उत्तरी गोलार्ध में जो जून स्थानांतरित हो जाती है। अब देखिए क्या है, मैं इससे थोड़ा इसको वापस समझाने की कोशिश करूंगी कि ये जो भूमध्य रेखा है जिसको 0 डिग्री कहते हैं, ये भारत के दक्षिण में है, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ ये इस प्रकार से चल रही है, ठीक है, और ये नीचे वाली इस प्रकार से। लेकिन मैंने एक बात और बताई थी आपको कि जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, ये जो तीनों पेटियां है ना, भूमध्य रेखा, ये व्यापारिक पवने और पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने, ये सूर्य के उत्तरायण व दक्षिणायन होने के साथ साथ ये पेटियां भी उत्तर और दक्षिण की तरफ खिसक जाती है। तो ये जब सूर्य यहाँ होता है ना, तब तो इसकी स्थिति भूमध्य रेखा पर सेम ऐसी ही होती है। लेकिन जैसे जैसे सूर्य उत्तर की तरफ जाता है ना, ये पेटी भी उत्तर की तरफ खिसक जाती है और ये जो हवाएं है ना भूमध्य रेखा के दक्षिण की तरफ, ये पेटी आ जाती है ऊपर। यानी सूर्य यहाँ चमकेगा ना तो ये पेटी भी खिसक के आ जाएगी यहाँ पर। यानी ये जो यहाँ भूमध्य रेखा पर चमक रही थी वो आ जाएगी इस सूर्य के उत्तरायण होने के साथ साथ। लेकिन ये जो हवाओं की ये स्थिति है ना, इनकी ये इस तरीके से चल रही, ये बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी? फेरल के नियम के अनुसार दाहिनी ओर मुड़ जाती है। तो ये इधर बाईं ओर चल रही है, अब ये क्या होगा? दाहिनी ओर मुड़ जाएगी। और ये व्यापारिक जो पवन पेटी है, जो स्थायी पवने हैं, ये अपने मध्य भारत के अंदर चलेगी और इसकी जो स्थिति है वो अपने दाहिनी ओर मुड़ जाएगी। तो जो है मार्च में सूर्य जो है अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर चमकता है। उसके बाद अप्रैल में ये भारत दक्षिणी भारत में आ जाता है, मई में यहाँ आ जाता है और जून के अंदर जो है ये 21 जून की बात करें तो जो है ये कर्क रेखा के ऊपर सूर्य लंबवत चमकता है। और जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो निम्न दाब का क्षेत्र भी मध्य भारत के अंदर जो है स्थित हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब गर्मी होती है तो यहाँ की जो वायुमंडल है, वायुमंडल में जो गैसें हैं वो गर्म हो जाती है, गर्म होकर फैलती है और फैलने से कोई भी चीज़ जो है ऊपर उठ जाती है तो यहाँ निम्न दाब का केंद्र बन जाता है। और हवाएं हमेशा किधर चलती है? उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। सूर्य यहाँ है तो ये जो अपना हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर है, ये अरब सागर और ये बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पर क्या बन जाता है? उच्च दाब। कैसा बन जाता है? उच्च दाब। फिर हवाएं कैसे चलती है? उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। यानी फिर हवाओं की स्थिति हो जाती है जल से स्थल की ओर। और हवाओं में नमी कब होगी? जब स्थल से जल की ओर चलेगी तब, या जल से स्थल की ओर चलेगी तब। तो हवाएं जल से स्थल की ओर चलती है तो क्या होता है? जलीय क्षेत्र के ऊपर से गुजरते समय वो नमी को धारण कर लेती है और जब स्थल भाग पर पहुंचती है तो उस नमी
को वो स्थल के ऊपर जो है छोड़ देती है। इस प्रकार से है जो अपने जो भारत में जो मानसून प्रवेश करता है उसकी ये स्थिति होती है। यहाँ उच्च दाब हो जाता है, यहाँ निम्न दाब हो जाता है। उच्च दाब से हवाएं निम्न दाब की तरफ चलती है तो समुद्र से हवाएं जो है स्थल की तरफ जो है चलना शुरू कर देती है। इस कारण जो है मानसून की उत्पत्ति हिंद महासागर में होती है, जिसको हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून भी कहते हैं। इस दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून की है जो दो शाखाएं हैं, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। इतना शायद आप क्लियर जो है कर गए होंगे। आगे हम देखते हैं, ये देखिए किस प्रकार से अरब सागर की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। हमने देखा कि जो है मानसून की उत्पत्ति कहाँ होती है, यहाँ हिंद महासागर में होती है। वो ये यहाँ पर्वत है, देखो भारत के अंदर जो वर्षा होती है ना वो कैसी होती है, पर्वतकृत वर्षा होती है। पर्वतकृत वर्षा की होती है, जैसे भारत में कई सारे पर्वत है, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, ये सतपुड़ा है, ये विंध्याचल है, ये अरावली है, ये हिमालय है, ये शिलांग का पठार है, यहाँ छोटा नागपुर का पठार है। तो क्या होता है कि हवाएं चलती है, अपने साथ जो नमी लाती है, ये जैसे ये पर्वत इस तरीके से है, ये हवाएं चल रही है इस तरीके से, ये पर्वत से टकराएगी तो वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, पर आगे पर्वत आ गया तो वो क्या करेगी, ऊपर उठेगी। और ऊपर उठेगी तो क्या है कि इन हवाओं में नमी है, तो नमी की वजह से वो ऊपर नहीं उठ पाएगी, तो उनको अपनी जो है नमी को त्यागना पड़ेगा ऊपर उठने के लिए। इसलिए यहाँ जो है बादलों का निर्माण हो जाएगा, यहाँ अच्छी बारिश होगी, ये हवाएं कुछ हल्की हो जाएगी और फिर आगे बढ़ जाएगी। तो अपने देश भारत के अंदर जो ज़्यादातर जो 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है वो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, जो शिलांग का पठार है वहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। और उसका कारण जो है ये पर्वत है। अगर राजस्थान की भी बात करते हैं तो ये देख रही है अरावली है, अपन ने बात की कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो माउंट आबू है। तो माउंट आबू देखो सबसे ऊंचा बसा हुआ शहर है, यहाँ भी जो है सर्वाधिक वर्षा का कारण पर्वतकृत वर्षा ही है। तो इतना जो है आप समझ पाए होंगे। तो उसके बाद अगर मैं ये बात करूं कि जो है भारत के अंदर जो है सबसे पहले है जो मॉनसून कहाँ प्रवेश करता है, तो देखिए अगर ये कहूँ कि कौन से भारत के कौन से जो है राज्य में, तब तो हम कहेंगे जो अपना केरल है, केरल के अंदर जो है मानसून सबसे पहले जो है प्रवेश करता है। ठीक है, 25 मई को करता है अंडमान निकोबार, ये जो भारत के द्वीप है यहाँ अंडमान निकोबार। अगर मैं ये कहूँ कि भारत में कहाँ प्रवेश करता है, तब तो हम कहेंगे अंडमान निकोबार में जो है 25 मई के लगभग अंडमान निकोबार, क्योंकि अंडमान निकोबार क्या है, ये तो 8 डिग्री अक्षांश रेखा पर है भारत। ठीक है, और ये अंडमान निकोबार 6 डिग्री पे ही आ जाता है, ये इससे थोड़ा दक्षिण में है इस अंडमान निकोबार का। तो यहाँ पर जो है अपना मॉनसून सबसे पहले आता है अंडमान निकोबार में जो है 25 मई के लगभग। अगर मैं राज्य क्षेत्र की बात करूँ, अगर आपको राज्य पूछा जाए तो है जो केरल के अंदर जो है अपना मॉनसून सबसे पहले प्रवेश करता है। ये 8 डिग्री अक्षांश पर है और ये है 6 डिग्री पर। तो अगर मैं ये कहूँ भारत के कौन से हिस्से में, तब तो अंडमान निकोबार, लेकिन राज्य क्षेत्र की बात करूँ तब आएगा हमारा जो है केरल राज्य, जहाँ पर जो है अपना मॉनसून सबसे पहले प्रवेश करता है। तो हिंद महासागर में दक्षिणी पश्चिमी मानसून उसको बोलते हैं, यहाँ इसकी उत्पत्ति होती है, 2 शाखाओं में बट जाता है, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। राजस्थान में ये जो दोनों शाखा है वो दोनों शाखा ही जो है प्रवेश करती है। और मुख्य जो वर्षा जो है वो कैसे होती है, पर्वतकृत वर्षा होती है, क्योंकि ये मानसूनी हवाएं पर्वतों से टकराती है और यहाँ पर जो है सर्वाधिक वर्षा करती है। उसके बाद अगर मैं ये पूछूं कि जो है अगर ये पूछे कौन से तट पे, तो मालाबार तट हम कहेंगे। कौन से जो तट पर है सबसे पहले,
जो वर्षा होती है, तो वो तट का नाम पूछे तो मालाबार जो है तट, उस पर जो है सर्वाधिक जो है सबसे पहले वर्षा होती है। फिर मैं ये कहूँ कि अरब सागर की शाखा या बंगाल की खाड़ी की शाखा सबसे पहले कौन सी प्रवेश करती है, तो अरब सागर की शाखा है जो इस केरल के तट पर जो है अपना मालाबार है उस पर प्रवेश करती है। देखिए फिर ये शाखा क्या है, अरब सागर, ये 3 भागों से प्रवेश करती है। इसकी 3 शाखाएं हैं। पहली इसके पश्चिमी घाट से टकराती है, यहाँ जो पर्वत है इस पर 250 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा करती है, ठीक है। दूसरी यहाँ टकराती है जो ये सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत है, इधर से होते हुए आगे निकल जाती है। तीसरी इधर गुजरात राजस्थान से प्रवेश करती है, अरावली के दक्षिणी भाग में अच्छी वर्षा करती है और अरावली बाद में इसके समानांतर होने की वजह से सीधी निकल जाती है और शिवालिक की पहाड़ियों पर जो है ये अच्छी वर्षा करती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा कैसे प्रवेश करती है, ये चलती है इधर से, ये इधर छोटा नागपुर का पठार है उस पठार से टकराती है, यहाँ अच्छी वर्षा करती है। इसकी एक शाखा इधर जो शिलोंग का पठार है उस पर टकराती है, जो मेघालय में है, और मेघालय का जो मोसिनराम है वहाँ पर जो है भारत की ही नहीं विश्व की सबसे अधिक जो बारिश होती है, क्योंकि यहाँ पहाड़ियाँ कीपाकार है, हवाएं अंदर प्रवेश तो कर जाती है पर बाहर नहीं निकल पाती, और बाहर उसको आगे निकलने के लिए अपनी पूरी नमी का है जो त्याग करना पड़ता है, इसलिए यहाँ विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। उसके बाद यहाँ से ऊपर उठकर वो हिमालय के सहारे सहारे राजस्थान की तरफ, हिमालय के सहारे सहारे आगे निकल जाती है, और ये छोटा नागपुर के पठार वाली जो शाखा है वो यहाँ पर वर्षा करते हुए जो है फिर राजस्थान में प्रवेश करती है, ठीक है। भारत में जो है मॉनसून की क्या स्थिति है, जो है आपको जो है समझ पाए होंगे कि किस तरीके से जो है मानसून की उत्पत्ति होती है, कितनी शाखाओं में बढ़ जाती है, पहले कौन सी शाखा प्रवेश करती है, किस तरीके से है जो इसकी जो है राजस्थान में और भारत में वर्षा होती है, और ये हवाएं जो है जल से स्थल की तरफ चलती है, समुद्र से स्थल की तरफ चलती है, और क्यों ये हवाएं जो है जल से समुद्र की तरफ चलती है, कहाँ उच्च दाब होता है, कहाँ निम्न दाब होता है, ठीक है। पर्वत करती यहाँ वर्षा होती है। उसके बाद देखिए हम चलते हैं आगे, अब हम बात करेंगे राजस्थान की। देखिए ये हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की जलवायु, लेकिन हमने भारत की क्यों बात की, क्योंकि अगर हम भारत की नहीं पढ़ते ना ये पहले, तो राजस्थान का जो है अपन को ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता। अब अगर हम राजस्थान को पढ़ रहे हैं ना तो वो हमारे लिए बहुत जो है आसान हो जाएगा। तो देखिए राजस्थान की हम बात करते हैं। राजस्थान की जो दोनों शाखाएं हैं उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जो अरब सागर की जो शाखा है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागरीय शाखा है, उसकी बात करेंगे कि राजस्थान में है जो ये किस तरीके से प्रवेश करता है, किस तरीके से यहाँ पर जो है वर्षा होती है। तो देखिए ये यहाँ अपना राजस्थान है, ये यहाँ राजस्थान है, यहाँ ये अरब सागर, ये इसकी ये जो 3 ये भागों में बटी हुई है, इसकी जो तीसरी शाखा है राजस्थान में प्रवेश करती है। फिर ये क्या होता है कि यहाँ जो ये अरावली पर्वतमाला है, यहाँ अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई सबसे अधिक है, यहाँ पर ये इसके दक्षिणी भाग से टकराती है और सिरोही जिले के जो है माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। और उसके बाद सिरोही जिले में जो ये जो राजस्थान में जो अरब सागरीय शाखा है मुख्य रूप से 4 जिलों के अंदर जो है इससे वर्षा होती है। वो 4 जिले कौन कौन से हैं देखिए, बांसवाड़ा, यहाँ से क्योंकि बांसवाड़ा में अरावली पर्वतमाला है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही, इन 4 जिलों में ही अरब सागरीय शाखा से मुख्यतः बारिश होती है। बाकी पूरे राजस्थान में इस शाखा से ना के बराबर बारिश होती है। तो कितने जिलों में बारिश? 4 जिले, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही, इन 4 जिलों में। अगर बात करें कि कौन से जो है जिले में पहले ये सबसे पहले प्रवेश करती है, तो अपना
दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागरीय शाखा राजस्थान के कौन से जिले में सबसे पहले जो है प्रवेश करती है? तो कहेंगे बांसवाड़ा। प्रथम प्रवेश कौन से जिले में? बांसवाड़ा में। ठीक है, कौन से जिले में प्रथम प्रवेश? सबसे पहले अरब सागर की शाखा कौन से जिले में प्रवेश करती है? तो बांसवाड़ा जिले में। फिर 4 जिलों में ये वर्षा करती है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही। अगर मैं ये कहूँ कि राजस्थान में जो है कितने प्रतिशत अरब सागरीय शाखा से बारिश होती है, तो 10%। राजस्थान में जितनी भी बारिश होती है उसकी 10% जो है बरसात इस अरब सागरीय शाखा से होती है। कितनी बारिश होती है? 10% ही बारिश इस अरब सागरीय शाखा से हो पाती है। फिर मैं ये कहूँ कि ऐसा कौन सा स्थान है, कौन सा जिला है जहाँ पर ये अरब सागरीय शाखा सर्वाधिक समय तक ठहरती है? तो वो जिला है सिरोही। सिरोही के अंदर ये सबसे पहले आती है और सबसे बाद में ये शाखा लौटती है, यानी अधिक समय तक ये सिरोही जिले के अंदर है। इस शाखा की सक्रियता रहती है। कब प्रवेश करती है? 15 जून के लगभग। कब प्रवेश करती है? 15 जून के जो है लगभग अरब सागरीय शाखा राजस्थान में प्रवेश करती है। माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा होती है इस अरब सागरीय शाखा से, तो माउंट आबू में सबसे अधिक वर्षा होती है। इस वर्षा का क्या कारण है कि यहाँ भाई सर्वाधिक वर्षा हो रही है? तो ये इसका प्रिय स्थान क्यों है? ऊंचाई के कारण। अभी हमने ऊंचाई के कारण वर्षा क्यों होती है ये अपन ने ऊपर जो है इसको अच्छी तरीके से जो है समझा है। तो इन 4 जिलों में ही अधिक वर्षा क्यों होती है? उसके बाद है ये अरब सागरीय शाखा जो है विलुप्त हो जाती है। क्या होता है, बारिश क्यों नहीं होती है? इसका कारण हम देखते हैं। यहाँ जो ये पर्वत है, इन पर्वतों से ये टकराती है और टकराने के बाद वर्षा करती है, अपनी नमी को ये यहीं त्याग देती है और बाद में चली जाती है। और इधर ये जो यहाँ से प्रवेश करती है वो क्या होता है, यहाँ कोई अवरोध नहीं होता। अवरोध नहीं होने की वजह से बिना बारिश करे ये सीधे निकल जाती है। तो ये कारण है कि अरब सागरीय शाखा से इन 4 जिलों में ही वर्षा होती है और सिर्फ 10% ही क्यों होती है। आ गई ये बात आपको अच्छे से समझ में? ठीक है। और फिर ये शाखा यहाँ से सीधी निकल जाती है, तो निकल के जाती किधर है? देखिए ऊपर जो हिमालय है ना अपना, उस हिमालय की जो नीचे वाली श्रेणी है, 4 श्रेणियों में बांटा हिमालय को, जो नीचे वाली श्रेणी है ना शिवालिक की पहाड़ियाँ, वहाँ जाके सीधा हिमालय से, क्योंकि बीच में कोई अवरोध नहीं आता, पंजाब हरियाणा में कुछ नहीं, सीधा शिवालिक से टकराएगी और टकरा करके फिर शिवालिक की पहाड़ियों में इस शाखा से जो है वर्षा हो जाती है। फिर मैं कहूँ कि भाई ये जो है थार के रेगिस्तान में वर्षा क्यों नहीं करती है? तो थार के रेगिस्तान में वर्षा नहीं करती है, इसके 3 कारण है। देखो, पहला तो ये है कि महाद्वीपीयता या समुद्र से दूरी, कि ये यहाँ तक पहुँचती है, पहुँचते पहुँचते अपनी सारी नमी को ये पीछे त्याग देती है और यहाँ कुछ नहीं बचता है। दूसरा कारण है कि पाकिस्तान से है ना, यहाँ बलूचिस्तान से आती है ना, वहाँ से गर्म हवाएं चलती है, पछुआ हवाएं, और वो पछुआ हवाएं इस स्थान को इतना गर्म कर देती है ना, एकदम पता है ना रेगिस्तान के, राजस्थान के रेतीले इलाके में कितनी भयंकर वाली गर्मी होती है, सबसे गर्म स्थान होता है, तो ये इतना गर्म हो जाता है। ये अरब सागर की शाखा आती है यहाँ पर, अपने साथ कुछ नमी भी लेके आती है, हो सकता है वो बारिश करना भी चाहती होगी, लेकिन यहाँ इतनी गरम गरम हवाएं चलती है कि वो हवा नीचे से इतनी गर्म हो जाती है, और गर्म होने से हमें पता है कि वो हवा ऊपर उठ के सीधी निकल जाती है। अब वो बारिश तो तब करेगी ना जब वो यहाँ पे ठहरेगी और उसकी ऊंचाई जो है कम होगी। हम कई बार देखते हैं, आप खुद नोटिस कर लो, अभी बारिश का मौसम है, कई बार हम देखते हैं बादल हो रहे हैं, फिर कहते हैं ये बहुत ऊपर है, इनसे बारिश नहीं होती, और हमने देखा है कि जो जिन बादलों से बारिश होती है उनकी ऊंचाई उतनी अधिक नहीं होती है।
ठीक है। इस वजह से वो नीचे आ ही नहीं पाती, बादल बन ही नहीं पाते, ऊपर से सीधी निकल जाती है, क्योंकि नीचे इतनी गर्मी होती है, नीचे आने की कोशिश करती है, वो उसको एकदम गर्म करके ऊपर उठा देती है। बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद कम बारिश होने का तीसरा कारण है अरावली पर्वतमाला का समानांतर होना। जहाँ अरावली पर्वतमाला इसके जो है सामने है, वहाँ पर अच्छी बारिश होती है, आप देखिए, लेकिन उसके बाद कहीं बारिश नहीं होती। तो राजस्थान में जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो अरब सागरीय जो शाखा है वो आप जो है अच्छे से समझ गए होंगे। तो राजस्थान में सबसे पहले मैं अगर दोबारा रिपीट करूं, कौन सी शाखा प्रवेश करती है? अरब सागरीय शाखा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की कौन सी शाखा प्रवेश करती है? अरब सागरीय शाखा सबसे पहले। दूसरी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी की। इससे कितने जिलों में बारिश होती है? 4 जिलों में। सबसे पहले कौन से जिले में ये आता है अरब सागरीय शाखा का मॉनसून? बांसवाड़ा में आता है। और 4 जिले कौन से बचे? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही। मानचित्र को दिमाग में बिठा लीजिए, जिले जो है आपको याद होने चाहिए पूरे राजस्थान के अंदर कौन सा जिला कहाँ है। उसके बाद इस अरब सागरीय शाखा से कितनी बारिश होती है? तो 10% जो है संपूर्ण बरसात की 10% जो है बारिश इस अरब सागरीय शाखा से होती है। सर्वाधिक जो है कौन से स्थान पर जो है ये मॉनसून ठहरता है? पहले आता है और बाद में जाता है, तो वो स्थान है सिरोही। कब ये जो है शाखा राजस्थान में प्रवेश करती है? तो 15 जून के लगभग अरब सागरीय शाखा राजस्थान में प्रवेश करती है। माउंट आबू ऐसा स्थान है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ऐसा क्यों है? तो इसकी ऊंचाई की वजह से यहाँ पर जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, अरब सागरीय शाखा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद हम देखते हैं दक्षिणी पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा। जो अरब सागरीय ये इधर वाली शाखा है राजस्थान में किस तरीके से, कितनी, क्या, कैसे, कब, सब देखा। अब हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा से किस तरीके से है जो राजस्थान में बरसात होती है। तो देखिए ये अपना इधर आ गया बंगाल की खाड़ी। राजस्थान के हिसाब से देखें तो बंगाल की खाड़ी की शाखा इस तरीके से जो है राजस्थान में जो है प्रवेश करती है। प्रवेश अगर मैं पूछूं कौन से भौतिक विभाग से करती है, तो आप ये देख रहे हो यहाँ आएगी सबसे पहले। ये कौन सा भौतिक विभाग है? यहाँ हाड़ौती का पठार। तो सबसे पहले जो है कौन से भौतिक विभाग से है जो ये शाखा प्रवेश करती है? तो हम कहेंगे हाड़ौती के पठार भौतिक विभाग में ये सबसे पहले जो है प्रवेश करेगी। मैं पूछूं कि हाड़ौती का ये जो पठार है उसके कौन से जिले में सबसे पहले ये प्रवेश करती है? तो हम देखेंगे यहाँ ये कौन सा जिला है? झालावाड़ जिला। तो सबसे पहले कौन से जिले में ये प्रवेश करती है? तो झालावाड़ जिले में ये शाखा है जो सबसे पहले प्रवेश करती है। देखिए अगर मानचित्र आपके दिमाग में इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है और ये मानचित्र आपके दिमाग में है ना, तो हमें रटने की, याद करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, समझते हुए आंसर दीजिए। क्यों? क्योंकि देख मानचित्र में कौन से भौतिक विभाग में, अब आप रेगिस्तान थोड़ी ना बताओगे, अरावली बताओगे या मैदान, आपको ये साफ दिख रहा है। यहाँ हाड़ौती का पठार है, मैं कहूँ कौन से जिले में, तो है जो आप आराम से बिना किसी कन्फ्यूजन के कहोगे झालावाड़ जिले में। मैं कहूँ कि जो ये शाखा ये प्रवेश करती है इसकी दिशा क्या है? तो ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो कौन सी दिशा से प्रवेश करती है आप खुद बताइए? दक्षिण से पूर्व, यानी दक्षिण पूर्व की तरफ से ये जो है राजस्थान में इस तरीके से, ये देखिए मानसून की दिशा। तो दक्षिण पूर्व दिशा से बंगाल की खाड़ी की शाखा राजस्थान में प्रवेश करती है। इस तरीके से मानसून की दिशा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो ये देखिए दोनों दिशाओं के मध्य में है। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा राजस्थान में दक्षिण पूर्व दिशा से प्रवेश करती है। ठीक है, राजस्थान के कितने जिलों में, जैसे अरब सागर की शाखा से मुख्य रूप से 4 जिलों में बारिश हो रही थी, लेकिन बंगाल की खाड़ी की शाखा से लगभग संपूर्ण राजस्थान में वर्षा होती है।
कितने जिलों में? लगभग संपूर्ण राजस्थान में जो है बरसात होती है। हाँ, उसकी मात्रा कम या अधिक होती है, कहीं कम होती है, रेगिस्तानी इलाके में जाते जाते काफ़ी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये जो पठारी भाग है इससे टकराती है, वर्षा कर देती है। फिर ये जो अब आप बताइए, खुद बताइए आप मेरे को, ये अरावली पर्वतमाला है, इस बंगाल की खाड़ी की शाखा से अरावली के पश्चिमी भाग में अधिक वर्षा होगी या पूर्वी भाग में? बताइए आप मेरे को। अब ये मत कहना मैडम हम कैसे बताएं। कहते हैं ना कि हम अगर किसी के साथ एकदम दिल से जुड़ते हैं ना, तो उसके दिल की आवाज़ हम तक पहुंच जाती है। तो आप आंसर दोगे ना, मेरे जो प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं उनकी आवाज़ मुझ तक ज़रूर पहुंचेगी। देखिए, कई सारे स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला से यहाँ हमने बात की ना ऊपर कि जो है भारत में वर्षा कैसे होती है? पर्वतकृत पवनमुखी, सामने वाला ये मुख है और ये क्या है? विमुख। तो पर्वतमुखी जो पवन का मुख है उसकी सामने की तरफ जो है वर्षा हमेशा ज़्यादा होती है, पीछे वर्षा ना के बराबर बहुत कम होती है। यहाँ मतलब जो है हालत हो जाती है अकाल पड़ने की जैसे, जिसको वृष्टि छाया प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विमुखी भाग को वृष्टि छाया प्रदेश। तो इस अरावली पर्वतमाला के पूर्वी जो भाग है इस पर अच्छी बरसात होती है, लेकिन पश्चिमी भाग पर, पश्चिमी ढाल पर जो है वर्षा बहुत ही कम होती है और नमी बहुत कम होती है। तो यहाँ रेगिस्तानी इलाके में से जो है बहुत कम बरसात होती है। तो देखिए, आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि बंगाल की खाड़ी की शाखा से इस थार के रेगिस्तान में वर्षा क्यों होती है। क्यों? क्योंकि बंगाल की खाड़ी शाखा का ये थार का रेगिस्तान है जो वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। अरावली पर्वतमाला का ये पवन विमुखी भाग है, इसलिए इस जो क्षेत्र के अंदर है सबसे कम बरसात होती है। और ये जो हवाएं आती है ना बंगाल की खाड़ी से, इन्हीं हवाओं को हम कहते हैं पूर्वई। आपने घर के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनसे कई बार सुना होगा, भाई आज तो पिरवाई चल रही है, बारिश आ जाएगी शाम तक। कहते हैं पिरवाई चली नहीं और बारिश आई नहीं। उसका कारण यही है कि इस शाखा की हवाएं चलती है, बंगाल की खाड़ी से नमी लेते हुए आती है और ये हवाएं चलते ही जो है बारिश हो जाती है। अच्छा, ये एक बार रिपीट कर लेते हैं। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 57 सेंटीमीटर के लगभग राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा होती है। थार के रेगिस्तान में सबसे कम होती है। स्थान की बात करें तो माउंट आबू है, वहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। भौतिक विभाग की बात करें तो झालावाड़ जो अपना दक्षिण का पठार है उसमें सर्वाधिक वर्षा होती है। जिले की बात करें तो झालावाड़ जिले में जो है राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा होती है। दोनों शाखाओं से सम्मिलित रूप से हम बात कर रहे हैं इस टाइम। ठीक है, ठीक है। ये बात आप मानसून की दिशा जो है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ, ये पूछा जाए कि बंगाल की खाड़ी की शाखा की जो दिशा क्या है, तो आप कहोगे प्रवेश करती है दक्षिण पूर्व से, तो इसकी स्थिति हो गई दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ। मैं कहूँ जो है मानसून की मात्रा बढ़ती है या घटती है, तो बढ़ती तो देखिए पश्चिम से पूर्व की तरफ है, क्योंकि पश्चिम में है। जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ, दक्षिण पूर्व की तरफ आएंगे, मानसून है या जो है अपनी बरसात की मात्रा घटती जाएगी। और अगर अपन दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ जाते हैं तो मात्रा घटती जाएगी। इधर आएंगे बढ़ेगी, इधर आएंगे घटेगी। मतलब इधर बारिश कम है, जैसे जैसे हम आएंगे ज़्यादा बारिश इधर होगी। तो ये था हमारी जो है राजस्थान के अंदर जो है मॉनसून की स्थिति। अब आप अच्छे से क्लियर कर गए होंगे। जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो सारे मैंने इसके अंदर जो है ले लिए, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन को आप छोड़िए, अगर आप इसको समझ गए हो कि मानसून की जो है भारत में और अपने राजस्थान में क्या स्थिति है, किस तरीके से प्रवेश करती है, क्यों अधिक बारिश होती है, क्यों कम बारिश होती है, तो क्वेश्चन तो आप ऑटोमेटिक है जो सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ये थी राजस्थान की ऋतुएं। ग्रीष्म ऋतु से बस जो मुख्य क्वेश्चन जो अपने बन रहे थे वो इतने ही थे, जो है कि कौन सा जो है स्थान गर्म है, कौन सा ठंडा है। बाकी सबसे जो इम्पोर्टेंट जो अपना है वो है वर्षा ऋतु। देखिए शीत ऋतु से एक माउट है ना,
वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंस रखती है, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, माउट कब आती है? सर्दियों की ऋतुओं में। आपने सुना होगा माउट कब आती है? शीत ऋतु में। आपको अच्छे से पता है, बहुत बार जब सर्दियों में बारिश आई होगी तो घर वालों ने कहा होगा माउट हुई है। ये माउट है ना, ये जो बारिश आती है ये कहाँ से आती है? ये क्या दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की शाखा से बारिश होती है क्या? बिल्कुल नहीं। ये जो अपने एशिया के अंदर ही, जो एशिया में ही जो भूमध्य सागर है, उस भूमध्य सागर में क्या होता है, सर्दियों में चक्रवात उठते हैं। और चक्रवात की एक शाखा है जो भारत की तरफ आती है और वो भारत के उत्तरी पश्चिमी भारत में प्रवेश करती है। और राजस्थान के जो पश्चिमी, स्पेशली जो बारिश होती है ना, उत्तरी पश्चिमी भारत होती है। और उत्तरी पश्चिमी भारत के अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के भी उत्तरी पश्चिमी भाग में ही है जो सर्वाधिक इस मावट से शीतकालीन में जो बारिश होती है उससे वर्षा होती है। ठीक है, या चक्रवात उठते हैं। उसके बाद मैं ये बात कहूँ कि भारत के कितने राज्यों में बरसात होती है, तो इस मावट से 5 राज्यों में। अब आप खुद बताओ, उत्तर पश्चिम के 5 राज्य जो है, ऊपर ही ऊपर जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। ये देखिए, यहाँ से इधर से आएगी तो यहाँ जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, ये जो 5 राज्य है ना, इनमें ये बरसात कर देगी। बाद में इनमें नमी रहेगी नहीं, तो आगे है जो मावट से अधिक वर्षा नहीं होती, ना के बराबर होती है। कौन सी फसल के लिए जो है ये मावट है जो एकदम गोल्डन ड्रॉप्स की काम करती है? तो आप बताइए, सर्दी की ऋतु में। अब दिमाग मत लगाओ, सर्दी की ऋतु में जो है रबी होती है, खरीफ होती है। आराम से सोचिए कि सर्दियों के अंदर जो है रबी की जो है फसल होती है, तो रबी के लिए श्रेष्ठ होती है, इसलिए इसको सोने की बूंदों की संज्ञा दी जाती है। और अगर मैं ये कहूँ रबी की भी वो कौन सी फसल है जिसके लिए ये सोने की बूंदों की काम करती है, तो आप खुद देखिए, रबी में आप बाजरे का नाम लोगे क्या? रटो मत, रटा हुआ उस तरीके से याद मत करो उसको। बाजरा हो सकता है, मूंगफली हो सकती है, नहीं। आप सोचो, सर्दियों में जब आप अपने गांव, अगर आप गांव के हो तो आपको शायद अच्छे से पता होगा। अगर आप शहर में रहते हो और आपने खेती बाड़ी का अनुभव नहीं है तो भी थोड़ा आप बाहर तो निकले होंगे और देखा होगा सर्दियों में जब आप बाहर निकले थे तो खेतों में कौन सी फसल थी। तो जो गेहूं की जो फसल है ना, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि वैसे भी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा इधर है ना, जो गेहूं काफ़ी अच्छी मात्रा में उत्पादित किया जाता है, और चावल। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? गोल्डन ड्रॉप्स बोलते हैं, सोने की बूंदें इनको बोलते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, हम खेतों के अंदर फसल होती है, सर्दियों में बारिश हो जाती है कि भाई एक बारिश हो गई ना तो फसल के लिए बहुत ही जो है बढ़िया वो होती है। और एक होता है कि मानसून वापस कब लौटता है। कई बार पूछा जाता है कि लौटते हुए मानसून से है जो वर्षा कब होती है, तो अपना जो अक्टूबर जो नवंबर का महीना है उसमें मानसून वापस लौटना शुरू कर देता है, और उस लौटते हुए मानसून से भी वर्षा होती है। तो कब वापस लौटता है? अक्टूबर नवंबर में। और लौटते हुए मानसून से वर्षा कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, तो देखिए क्या होता है लौटते हुए मानसून से। क्या होता है, पहले यहाँ ग्रीष्म ऋतु थी, हवाएं इधर चल रही थी, फिर क्या होगा कि सूर्य, पहले उत्तरायण था, यहाँ आ गया था, फिर वापस सूर्य जो 21 जून के बाद दक्षिणायन होना शुरू कर देता है। तो उच्च दाब का जो यहाँ था केंद्र, यहाँ निम्न दाब का केंद्र था। अब सूर्य के साथ साथ जो है निम्न दाब का केंद्र भी है जो दक्षिण की तरफ आने लग जाता है। तो यहाँ निम्न सूर्य यहाँ जाएगा भूमध्य रेखा पर, तो क्या होगा कि निम्न दाब का केंद्र यहाँ बन जाएगा जल पर, और स्थल पर उच्च दाब का केंद्र बन जाएगा। तो यह हवाएं ऐसे जा रही थी ना, तो हवाएं कैसे चलती है? हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। अब यहाँ उच्च दाब हो गया, सूर्य इधर चमकने लग गया, तो निम्न दाब यहाँ बन गया, तो हवाओं की स्थिति ये हो जाती है। अब ये हवाएं वापस इधर चल रही है, उत्तरी पूर्वी भारत से दक्षिणी भारत की तरफ, तो ये हवाएं वापस आते टाइम भी अपने साथ कुछ नमी बचा के लाती है। इसलिए अक्टूबर नवंबर के महीने में कभी कभी जो है मानसून से, इन हवाओं से वर्षा होती है, जिसे हम कहते हैं लौटते हुए मानसून से वर्षा। तो पता चला अक्टूबर नवंबर में क्या कारण है हमारे यहाँ वर्षा होती है, जो स्थल से जल की तरफ चलती है पर कुछ नमी उनमें बाकी रह जाती है, उसको वहाँ ये छोड़ते हुए चली जाती है। तो ये देखिए, ये राजस्थान की 3 ऋतुएं थी,
शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु को हमने डिटेल से पढ़ा, हमने मोटा मोटा भारत का भी देखा है किस प्रकार से वर्षा हुई है और राजस्थान में कौन सी शाखाएं हैं, किस तरीके से बरसात की है। आप इसको जो है रटने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, वीडियो को दोबारा देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। ज़िंदगी में है जो कभी आप नहीं भूल पाओगे, फिर आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अरब सागर की शाखा से कहाँ बारिश होती है, बंगाल की खाड़ी से कहाँ होती है, कौन से ज़िले में ज़्यादा बारिश होती है, क्यों होती है, कब होती है, कैसे होती है, बस आप इसको जो है कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा वीडियो? अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और जो नए स्टूडेंट्स मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वो जो है मेरे पहले के जो वीडियो हैं उनको ज़रूर देखें, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट बेस पे स्टडी कर रहे हैं और इस तरीके से स्टडी करने के लिए आपको पहले वीडियो से जो है देखना पड़ेगा। अगर आप पहले वीडियो से शुरू करते हैं तो है जो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि कितनी ही चीज़ें हैं जो हमने पहले के वीडियो में इनको डिटेल से डिस्कस की है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी मेहनत तभी सफल होगी जब आप पहले वीडियो से जो है देखेंगे, तो ये बहुत इजी हो जाएगा। और अगर मैंने जो है आपको मेरा अच्छा लगा, आज का टॉपिक समझाना अच्छा लगा, और अगर कोई आप इसमें सुझाव आप अपना देना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे अपने सुझाव दीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।